नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। एक नंबर है, उसके डिजिट्स का सम कैलकुलेट करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिटरिंग कोड। दिस इज द 18th सेशन ऑफ सीरीज सी फॉर बिगिनर्स। लास्ट लेक्चर में हमने अपना फॉर लूप और डू व्हाइल लूप कवर किया था। तो आज हम ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो आइए करते हैं अपना पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन, विच इज द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। देखिए, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, पहले तो कोड लिखने से पहले हमें किसी कोड का लॉजिक पता होना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर लॉजिक समझ आता है तो फिर उसको कोडिंग में कन्वर्ट करना नेक्स्ट स्टेप होता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले जान लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 3 का फैक्टोरियल बताइए, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, किसी भी इंटीजर का फैक्टोरियल, पहली बात तो जो फैक्टोरियल होता है वो एक इंटीजर का होता है। आप डेसिमल पॉइंट का फैक्टोरियल नहीं ले सकते। आई कांट आस्क यू टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 2.5 और 5.5, नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको किसी इंटीजर मतलब किसी एक होल नंबर का ही आप फैक्टोरियल ले सकते हो। ठीक है, नेगेटिव नंबर का भी फैक्टोरियल नहीं होता बाय द वे। आपको पॉजिटिव नंबर्स का ही आप फैक्टोरियल ले सकते हो। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 6। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे 5 का फैक्टोरियल बताओ, तो दैट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 20 into 6 is 120. Okay, so this is how you can calculate the factorial. अब अगर मैं पूछूं कि 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 1 का फैक्टोरियल इज सिंपल 1, है ना। 0 का फैक्टोरियल भी होता है बाय द वे, वो एक फिक्स नंबर है विच इज 1। 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 1 होता है। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी कोडिंग का कुछ नहीं है, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के हिसाब से आपको जस्ट ये बता रही हूँ। नेगेटिव नंबर का आप फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा लॉजिक कोड का कि दिस इज हाउ फैक्टोरियल इज कैलकुलेटेड मैथमेटिकली। अब इसको कोडिंग में कैसे करेंगे? अगर आप देखो, इसमें क्या हो रहा है कि अगर मुझे 3 का कैलकुलेट करना है तो अपने 3 फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, या आप उल्टा बोल लो कि 1 फिर 1 से लेके उस नंबर तक। ठीक है, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मैं अगर बोलूं कि n का फैक्टोरियल क्या होगा, तो दैट विल बी n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 अप टू 1, है ना। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल। ओके, तो या तो आप इसको 1 टू n बोल लो या n टू 1 बोलो, दोनों एक हैं। तो मतलब अगर मैं फोर लूप चलाऊं 1 से लेके n तक और उसको मल्टीप्लाई करती जाऊं, तो आई विल गेट द आंसर, है ना। ये आप इंट्यूशन आपको खुद सोचना है कि इस चीज को मैं कोड में कैसे कन्वर्ट करूं। बेसिकली मुझे क्या करना है कि 1 से लेके n तक एक टास्क रिपीटेडली करना है ना, मल्टीप्लाई करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। या आप उल्टा काउंटर भी लगा सकते हो, n से लेके 1 तक भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आप n से 1 करना चाहते हो या 1 से n करना चाहते हो। मैं आपको क्लास में n से 1 करवाऊंगी, क्योंकि हमने नॉर्मली यू नो इंक्रीमेंट वाले ही काउंटर यूज किए हैं, बट मैं चाहती हूँ कि हम डिक्रीमेंट वाले काउंटर से करें। और आप इंक्रीमेंट वाले काउंटर से आप खुद ट्राई करना, 1 से n आप खुद ट्राई करना। ओके, तो आइए देखते हैं इसका कोड। 1 से n का देखते हैं, सॉरी n से 1 करेंगे हम। पहले तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंटर नंबर, यूजर से बोलेंगे कि एक नंबर एंटर करो। ठीक है, इंट ए। और जैसा कि मैंने बोला कि जो ये नंबर हो सकता है ये इंटीजर ही हो सकता है ना। तो एक जो ए है वो इंटीजर टाइप का होगा, %d एंड ए। तो हमारे पास ए में आपका वेरिएबल आ गया जिसका आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। एंटर अ नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू कैलकुलेट। आप इस मैसेज को कुछ भी लिख सकते हो, कितना भी आप ब्यूटीफाई कर सकते हो इसको। ओके, फिर आपके पास जब ए आ गया तो आप अब क्या करो, इसको जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हमें इसको, आप देखिए, आप इसको चाहो तो वाइल लूप से भी कर सकते हो, आप इसको फोर लूप से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 4 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 4 इंट आई इज इक्वल्स टू ए। मैं आपको डिक्रीमेंट वाला दिखा रही हूँ। आई लेस देन इज इक्वल्स टू
1 नॉट लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब बताती हूँ, माइनस माइनस आई। ये क्या है? जस्ट टू रिवाइज द लास्ट लेक्चर, दिस इज इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, दिस इज द कंडीशन। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये आपका फॉर लूप चलता रहेगा, एंड दिस इज द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो देखिए हमने हमारे आई वेरिएबल को ए से इनिशियलाइज कर दिया, और हम बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू 5 है, तो आई की वैल्यू इनिशियली होगी 5। फिर हम बोल रहे हैं कि जब तक ये आई की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है तब तक ये लूप चलता रहे। ठीक है, आई की वैल्यू इनिशियली 5 है या जो भी है 6 7 जितनी भी है, तो आपका वो 1 से ज्यादा ही रहेगा, है ना। और माइनस माइनस आई मतलब आप कम करते जाइए। तो अगर 5 से शुरू करोगे तो आपको 4 करना है, 3 2 1 ऐसे जाना है ना। तो देखिए अब क्या करना है हमें, अ, आपको खुद सोचना है कि अब आपको क्या करना है। आपको जो आपका ये अ, जब आप लूप लगा रहे हो, आप आपको जो ये हमने देखा था ये कैलकुलेशन, आपके आपको इस रिजल्ट को सेव करने के लिए एक अलग अलग से वेरिएबल चाहिए होगा, है ना, जिसमें आप 3 मल्टीप्लाई 2 का रिजल्ट सेव करके रख सको। देखिए यहाँ पे तो मैंने ऐसे एक लाइन में लिख दिया, बट एक्चुअल में आप कैसे करोगे? अगर मैं बात करूं, आपको पहले क्या होगा, जब आप 3 आएगा, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका रिजल्ट 6 आपको कहीं सेव करके रखना पड़ेगा। फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका रिजल्ट कहीं सेव करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 5 की बात करूं, पहले 5 आया, फिर 5 मल्टीप्लाई 4 आया, तो आपको इसको कहीं सेव करके रखना पड़ेगा 20। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आप 3 पे जाओगे, तो इस 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच विल बी 60। फिर 60 को सेव किया आपने, उसी वेरिएबल को ओवरराइट कर दिया, क्योंकि आपको 20 तो कहीं रखने की जरूरत नहीं थी। 60, फिर 60 मल्टीप्लाई 2 हो गया, वो 120 हो गया। बेसिकली एक अलग से वेरिएबल रखना पड़ेगा जो कि इस मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट को, प्रोडक्ट को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं एक नया वेरिएबल ले रही हूँ फैक्ट। ठीक है, जिसके अंदर की आपका फैक्टोरियल का रिजल्ट रहेगा। ओके, तो इसकी इनिशियल वैल्यू हम सेट कर देते हैं 1। इसका भी मैं कारण बताऊंगी कि 1 क्यों सेट किया, मैं इसकी वैल्यू 0 या कुछ और क्यों नहीं सेट कर सकती। फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। इसका क्या मतलब है, देखिए इनिशियली देखो फैक्ट की वैल्यू 1 है, तो 1 ए की वैल्यू, हम 5 की एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू है 5, तो क्या होगा, आई की वैल्यू इनिशियली होगी 5, तो 1 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 5, फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, इसमें आपको चौंकना नहीं है कि ये फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि फैक्ट की जो पुरानी वैल्यू है उसको आई से मल्टीप्लाई करो, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको फैक्ट में दोबारा असाइन कर दो। ठीक है, ये अगर आप हमारे इनिशियल लेक्चर्स में जाओ, तो हमने ये डिस्कस किया था कि इसका वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो सबसे एंड में एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले आपकी ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी, जो भी इसका आंसर आएगा फिर वो इसको असाइन हो जाएगा, तो फैक्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ फैक्टोरियल। तो हम एग्जांपल लेते हैं 5 की। ठीक है, मैं ये कमेंट्स डाल लेती हूँ यहाँ पे, ये कमेंट सेक्शन मैंने बना लिया। ए की वैल्यू इनिशियली होगी 5, राइट, तो आई की वैल्यू आपकी होगी 5 इनिशियली। फिर क्या होगा, फैक्ट की वैल्यू है 1। अभी मैं बताती हूँ कि फैक्ट को मैंने 1 क्यों लिया, फैक्ट है 1। फिर आपने क्या किया, फैक्ट को बोला आपने कि फैक्ट को आई से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 5 इंटू 1 विल बी 5, और आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी एक डिक्रीमेंट 4, है ना। फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी 4, और कंडीशन चेक होगी कि क्या 4 1 से बड़ा है, यस इट इज ग्रेटर देन 1। तो दोबारा हम कैलकुलेशन करेंगे। अब फिर से फैक्ट और आई का मल्टीप्लीकेशन होगा, विच विल बी 20। तो फैक्ट हो जाएगा अब आपका 20, और आई की वैल्यू हो जाएगी 3, राइट। फिर आप फिर से फैक्ट और आई को मल्टीप्लाई करोगे, कंडीशन तो ऑब्वियसली चेक करोगे ही साथ में कि क्या आई 1 से बड़ा है, यस आई 1 से बड़ा है, तो ठीक है। फैक्ट इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 60, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर फैक्ट इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 120, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, फिर लास्ट में दोबारा जब कंडीशन चेक होगी तो वो चेक करेगा कि क्या आई 1 से इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू यस। अभी भी ये ये वाली आइट्रेशन होगी, क्योंकि जो आई है अभी 1 है, और ये कंडीशन है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। ये वाली कंडीशन तब भी ट्रू रहेगी अगर आपका आई 1 के इक्वल है तब भी, तो इसलिए ये वाली
जब i की वैल्यू 1 होगी तब भी ये लूप से बाहर नहीं आएगा, तब भी इसके अंदर जाएगा। तो फैक्ट की वैल्यू होगी 120 मल्टीप्लाई बाय 1 विच विल बी 120 और फिर i की वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब ये दोबारा चेक करने आएगा कि क्या i अभी भी 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, नो, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका लूप से बाहर आ जाएगा। तो आपकी फैक्ट की वैल्यू आएगी, आपका आंसर आएगा फैक्ट इज 120। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल ऑफ नंबर दिस इज दिस। ठीक है, नंबर कौन सा, ए का फैक्टोरियल है फैक्ट। ओके, अब आप जो लास्ट क्वेश्चन है जो मुझे आंसर करना है, जो मैंने फैक्ट की वैल्यू ली है वो 1 क्यों ली है, मैंने 1 से इनिशियलाइज क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी है। आई की वैल्यू 5 है, अगर मैं इसको फैक्ट को 0 से इनिशियलाइज कर देती तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाता, और 0 को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करते जाओगे हमेशा आपका आंसर 0 रहेगा। तो जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है कहीं आपके कोड में लूप के अंदर, तो आप 1 से इनिशियलाइज करते हो, क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन करना इज हार्मलेस, इज द आंसर रिमेन सेम। जब आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर सेम रहता है, तो इसलिए इट इज ऑलवेज सेफ टू इनिशियलाइज विद 1। बट अगर आपको लूप के अंदर समेशन करना है, एडिशन करना है लूप के अंदर, तब उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप 0 से इनिशियलाइज करते हो। 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें मैं कुछ भी जोड़ूंगी वो सेम रहेगा, है ना। अगर मैं उसको 1 से जोड़ू, अगर 1 में किसी नंबर में ऐड करूंगी या सब्ट्रैक्ट करूंगी तो उसका आपको रिजल्ट जो है आपका ऑल्टर हो सकता है। ठीक है, आई होप ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है तो क्लियर होगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द प्रोग्राम ऑफ फैक्टोरियल। आइए इसको चला के देखते हैं। पहले तो 5 का ही देख कर लेते हैं। पूछ रहा है ये कौन सा फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, 5। फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5 इज 120। ये हमने मैनुअली कैलकुलेशन भी करके देखी है, तो ये एकदम करेक्ट है। फैक्टोरियल ऑफ नंबर जिस लेट्स से इस बार 7 का करके देखते हैं, तो इट इज 5040। 1 के लिए भी चल जाएगा ये कोड, क्योंकि 1 के लिए भी चल जाएगा, आई विल शो यू। 1, तो फैक्टोरियल ऑफ नंबर 1 इज 1। अगर मैं 0 एंटर करूं तो क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ नंबर 0 इज 1। 0 के लिए भी चल गया, क्यों, क्योंकि देखिए जो वेरिएबल है ये 1 है। अब पहले इस लूप के को वो एग्जीक्यूट करेगा, पहले ये आई की वैल्यू हो गई आपकी ए, ए इज 0, तो आई की वैल्यू 0 हो गई। फिर उसके बाद है क्या कि आई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1, नो, जो 0 है वो 1 से ना है तो बड़ा है ना 1 के इक्वल है, तो क्या होगा आपका, इस लूप के अंदर कभी जाएगा ही नहीं, तो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही रह जाएगी। तो 0 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो ये जो आपका कोड है वो ऑटोमेटिकली वो वाली कंडीशन को भी हैंडल कर रहा है। बट अगर नेगेटिव नंबर यूजर ने डाल दिया, उस केस में भी आपका कोड 1 ही प्रिंट करेगा। लेट्स से मैंने एंटर कर दिया -5, तो उस केस में भी ये 1 ही कर रहा है। जैसा कि मैंने 0 के लिए एक्सप्लेन किया, सेम ही लॉजिक से वो -5 के लिए भी चल रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि इफ ए इज लेस देन 0, अगर जो ए है वो 0 से कम है, मतलब नेगेटिव नंबर है, तो प्रिंट कर दो फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट अलाउड, या कुछ भी लिख सकते हो। यू कैन राइट कि फैक्टोरियल इज ओनली अलाउड फॉर पॉजिटिव नंबर्स, कुछ भी लिख सकते हो। और जो ये है ये आप अपना एल्स में लिखिए, ये वाली स्टेटमेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। मेरे पास एक नंबर है, उसके डिजिट्स का मुझे सम कैलकुलेट करना है। उसका क्या मतलब है, देखिए मेरे पास एक नंबर है, मान लीजिए लेट्स से 123, तो इसके डिजिट्स का सम क्या होगा, 1 + 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक और नंबर है 25, उसका आंसर क्या होगा 7। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आप आई थिंक यू कैन रिलेट कि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसका लॉजिक हमें पता है। बट उस टाइम हमने सिर्फ 3 डिजिट्स के लिए किया था कि हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, उसका सम हमें कैलकुलेट करना है।
उससे ज्यादा वो प्रोग्राम नहीं चलता था। मैंने आपको चला के भी दिखाया था। वो 2 के लिए चल जाएगा, 1 के लिए चल जाएगा। वैसे वो 3 के लिए ही था, बट हाँ वो फिर भी 2 और 1 के लिए काम कर जाता था। बट वो 3 से ज्यादा अगर आप ट्राई करोगे तो यू विल गेट द रॉन्ग आंसर, ठीक है। और मैंने उस टाइम बोला था कि हमें इसको आगे जाके जब हम नेक्स्ट आगे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स करेंगे तो उसमें हम इसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम आज हमें क्या करना है, उसको जनरलाइज करना है। अगर मैं 5 डिजिट का नंबर एंटर करूं तो उसके लिए भी चले, 10 करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। मेरे पास एक नंबर है, उसके डिजिट्स का मुझे सम कैलकुलेट करना है। उसका क्या मतलब है, जितना भी बड़ा नंबर या छोटा नंबर टाइप करूं उतने उसके लिए वो कैलकुलेट करना चाहिए करेक्टली, विदाउट एनी फेल। तो देखिए पहले लॉजिक जान लेते हैं एज ऑलवेज। अगर मैं 123 की बात करूं तो मुझे इसमें से मैं 3 कैसे एक्सट्रैक्ट करूं, मैं 2 कैसे एक्सट्रैक्ट करूं, मैं 1 कैसे एक्सट्रैक्ट करूं, है ना। ये हमें समझना है। 3 कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये 1 डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करना इजी नहीं है। अगर आप बोलो कि 1 पहले 1 एक्सट्रैक्ट करेंगे, नो इट इज यू कैन मे बी डू, बट 3 एक्सट्रैक्टिंग 3 विल बी इजियर। कैसे होगा, देखिए जो आपका ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, मतलब जिसमें हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, मतलब जो हमारा नॉर्मल नंबर यूज करते हैं उसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है आपको, जो रिमाइंडर बचता है वो आपको देता है आपका लास्ट डिजिट। अगर मैं 123 की बात करूं, मैं 123 को जब 10 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 12 विल बी द क्वोशंट एंड 3 विल बी द रिमाइंडर। तो 12 क्वोशंट है, मतलब ये बाकी जो हिस्सा है, बाकी जो डिजिट है वो मुझे मिल जाएंगे एज अ क्वोशंट, और जो लास्ट वाला मेरा वो है, क्या बोलते हैं, डिजिट है, वो मुझे मिल जाएगा एज अ रिमाइंडर, राइट। अब उसके बाद जो ये मेरा क्वोशंट बचा, अगर मैं इसको दोबारा से 12 को 10 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, मेरा जो लास्ट डिजिट है दैट विल बी द रिमाइंडर, है ना। 2 विल बी द रिमाइंडर, 1 विल बी द क्वोशंट। ये आपको दिख ही रहा होगा, अगर आप 123 को 10 से डिवाइड करोगे तो 12 विल बी द क्वोशंट, और 3 जो आपका बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। सिमिलरली जब आप 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 विल बी द क्वोशंट एंड 2 विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। तो मतलब अगर आप डिवाइड करके देख भी सकते हो, यही आंसर मिलने वाला है आपको। उसके बाद आपका 2 आपका रिमाइंडर है, राइट, और 3 मिल गया आपको, 2 मिल गया, 1 एक्सट्रैक्ट करके दिखाती हूँ मैं आपको। 1 डिवाइड, अब 1 को 10 से डिवाइड करो। जब आप 1 को 10 से डिवाइड करोगे, देखिए इसको, इसमें क्योंकि हमारे पास एक ही डिजिट है तो मैं क्या करती हूँ, इसके आगे 0 लगा लेती हूँ, ठीक है। किसी भी नंबर के आगे 0 तो आप सेफली लगा ही सकते हो। तो 0 मिलेगा आपको क्वोशंट और 1 मिलेगा रिमाइंडर। जब आपको 0 तक पहुंच गए मतलब आपका काम निपट गया है ना। तो अब आपको 1 2 3 मिल गया है, अब इसको कर लो सम, सिंपल है ना। 3 2 1, अब इसको सम करते रहो। ओके, तो ये आप किसी भी चीज के लिए ट्राई करिए। लेट्स से एक बड़ा नंबर लेते हैं, 3217, लेट्स से। तो क्या होगा, जब मैं 3217 को 10 से डिवाइड करूंगी तो क्या होगा, 321 मेरा बचेगा क्वोशंट, और 7 बचेगा रिमाइंडर। फिर उसके बाद अगर मैं 321 को 10 से डिवाइड करूंगी तो क्या होगा, मेरा 32 मेरा बचेगा क्वोशंट, 1 बचेगा रिमाइंडर। अगर 32 को 10 से डिवाइड करूंगी तो क्या होगा, 3 मेरा बचेगा क्वोशंट, 1 2 बनेगा मेरा रिमाइंडर। अब 2 को, सॉरी 3 नॉट 2, 3 को, जब मैं 3 को 10 से डिवाइड करूंगी तो मेरा बचेगा 0 क्वोशंट, है ना, और 3 बचेगा मेरा रिमाइंडर, राइट। 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 0 ही क्वोशंट आने वाला है। ये दिस इज हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। अब आपको डिजिट्स आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए, उसके बाद तो काम इजी है, बस आपको सम करना है, एज सिंपल एज दैट। तो आइए करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल सेम रहेगा, एंटर अ नंबर। ये तो हम यूजर से ही लेने वाले हैं नंबर, कि भाई नंबर बताओ कौन सा नंबर लेना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंट ए, उसको स्कैन एफ करेंगे, %d,
एंड ए। हमने यूजर से नंबर एंटर करवा लिया। अब क्या होगा? अब होगा हमारा, हमें क्या करना है कि मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। हमें 10 से डिवाइड करते जाना है। कब तक? जब तक आपका जीरो नहीं आ जाता, राइट। इस केस में मैं 4 नहीं यूज करूंगी, मैं वाइल यूज करूंगी। आई विल टेल यू व्हाई। वाइल a is not is equals to 0। ठीक है। अब क्या होगा कि int remainder is equals to a divided by 10, int quotient is equals to a, sorry this is modulus डिवाइडेड बाय 10। जो रिमाइंडर है वो मॉडुलस ऑपरेटर से कैलकुलेट करते हैं, जो क्वोशंट है वो डिवीजन ऑपरेटर से कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये आपका क्वोशंट आ गया, है ना। तो अब क्या होगा कि जो ये रिमाइंडर आया, ये आपका लास्ट डिजिट है, इसको आपको सम करना है। तो जैसा मैंने फैक्टोरियल के प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया था कि हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम अपने सम को रखते रहेंगे। जो भी आप सम कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, वो इस वेरिएबल में स्टोर होता रहेगा। ठीक है। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस REM। तो दिस इज लाइक द सेम लॉजिक जो फैक्टोरियल में किया था कि सम में आप रिमाइंडर ऐड करते जा रहे हो। तो पहले ये सम में रिमाइंडर ऐड होगा, जो भी नई वैल्यू आएगी वो सम को असाइन हो जाएगी। ठीक है। वो सम को क्या हो जाएगी? असाइन हो जाएगी। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। अब क्या होगा अगर हम अपने ये एग्जाम्पल में जाएं? देखिए, जो 1 2 3 की एग्जाम्पल ली थी जैसे मैंने, कि ये 10 से डिवाइड किया तो आपका ये पहले ए की वैल्यू 123 है, तो 12 आपका रिमाइंडर क्वोशंट बन गया, 3 आपका रिमाइंडर बन गया। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में अगर हम देखें, ये देखिए रिपीटेड प्रोसेस है ना। आपने पहले भी सेम काम किया, बस अब इसमें क्या हुआ, पहले आपका जो आपको 123 के साथ करनी थी जो कैलकुलेशन, अब 12 के साथ करनी है। नेक्स्ट आइट्रेशन में 1 के साथ करनी है। इसमें भी आप देखिए, इसमें 4 आइट्रेशन है और चारों आइट्रेशन में काम आप सेम कर रहे हो, बस ये वाला नंबर चेंज हो रहा है, कैलकुलेशन अदरवाइज सेम है, राइट। तो अब पहले 3217 नंबर था, 321 है। मतलब जो प्रीवियस आइट्रेशन का हमारा क्वोशंट था, वो नेक्स्ट आइट्रेशन का हमारा वो ये वाला नंबर बन गया, है ना। तो मतलब जो मेरा क्यू है, अब वो ए का रोल निभाएगा, है ना। जो ए था, ए में इनिशियली नंबर था, अब हम ए को हमने अपडेट कर दिया, क्यू बना दिया उसको, है ना। क्यू में क्या था? आपका क्वोशंट था, वो ही अब नेक्स्ट आइट्रेशन में ए का काम करेगा। दिस इज द क्वोशंट, और नेक्स्ट आइट्रेशन में वही ए का काम करेगा। ओके। तो जब तक कि ए आपका जीरो नहीं हो जाता, अगर आप देखो यहाँ पे, आप देखो कि दिस इज द क्वोशंट। जब आपका क्वोशंट जीरो हो जाएगा, मतलब ए जीरो हो जाएगा, हर आइट्रेशन में आप ए को अपडेट करते जा रहे हो। इनिशियली ए था 3217, नेक्स्ट आइट्रेशन में आपने ए को बोल दिया 321, नेक्स्ट आइट्रेशन में आपने ए को बोल दिया 32, नेक्स्ट आइट्रेशन में आपने ए को बोल दिया 3, और उससे नेक्स्ट आइट्रेशन में ए बन जाएगा 0। ठीक है। तो आप इसमें चाहो, आप इसमें ये भी कर सकते हो कि इसको डायरेक्टली यहीं भी ऐसे कर दो कि a इज इक्वल्स टू a बाई 10। इंट को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी a वेरिएबल डिक्लेयर हो रखा है, a इज इक्वल्स टू a बाई 10। ओके। ऐसा भी कर सकते हो या दो स्टेटमेंट्स में भी लिख सकते हो। आई पर्सनली प्रेफर दिस कि ठीक है, a को ही अपडेट कर दिया। ओके। a इज इक्वल्स टू a बाई 10। तो इसके में जो सम आया आपका, दैट इज योर आंसर। प्रिंटफ sum of digits of number is %d. Enter a number, let's say 2. Sum of digits of number is 2. थोड़ा बड़ा नंबर डालते हैं, 23. Sum is 5. Let's say 4 5 6. This is 15. 4 plus 5 is 9. 9 plus 6 is 15. और बड़ा नंबर डालते हैं, 3 2 4 5. 14. 3 and 2 is 5. 5 plus 4 is 9. 9 plus 5 is 14. Okay. So this is how you can use it for any number. कितने भी डिजिट्स हो उसमें। जो हमने पहले प्रोग्राम किया था उसमें हम सिर्फ 3 डिजिट के लिए किया था, वो 4 डिजिट, अगर आप उसमें 4 डिजिट डालते थे, वो प्रोग्राम ऐसा था कि वो आपको कुछ एरर भी नहीं देगा। अगर आपने 4 डाल दिए
वो आपको गलत आंसर दे देगा। तो दिस इज द जेनरिक प्रोग्राम। इसमें देखिए मैंने वाइल क्यों यूज किया, फोर को क्यों नहीं यूज किया। आई कुड यूज फोर, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एक तो इसमें देखिए क्या था, इसमें इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो ए वेरिएबल था वो ही मेरा मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया, उसी को मैंने अपडेट करना था बार बार, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे इनिशियलाइजेशन नहीं करना तो मैं फोर लूप क्यों यूज करूं, क्योंकि फोर लूप बेस्ट मुझे तब लगता है जब अगर आपको तीनों चीजें करनी है, ठीक है। और उसके बाद a इज इक्वल्स टू a/10, मुझे लगता है कि ये वाली स्टेटमेंट आप खैर फोर लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन में भी लिख सकते थे, बट मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट प्लेस टू राइट दिस, क्योंकि वो थोड़ा समझने में इजी लगता है कि ओके रिमाइंडर आया, फिर उसको हमने a को अपडेट कर दिया, ठीक है। बट अगर आप इसको चाहो तो इसका इक्विवेलेंट फोर लूप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर आपको यहाँ पे ये डाल दीजिए सेमीकोलन, इसका क्या मतलब है कि मेरा भाई इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट ऑलरेडी है, मुझे नहीं लिखनी। a इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन तो सेम ही रहेगी जो वाइल में थी, a इज इक्वल्स टू a/10। ये जो a को अपडेट करना है वो मैंने यहाँ करने की बजाय यहाँ पे कर देंगे, और बाकी सारी लूप की बॉडी सेम रहेगी। a इज इक्वल्स टू a/10 मेरा यहाँ पे आ गया। ओके, दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस वाइल लूप इनटू द फोर लूप। क्वेश्चन देखते हैं अपना फटाफट। काउंट नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरोस इन अ नंबर एंटर थ्रू कीबोर्ड। तो हमें देखिए यूजर को, इसका मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देती हूँ। हम यूजर से बोलेंगे कि ओके कुछ आप एन नंबर टाइप करिए, एन भी यूजर बताएगा कि उसको कितने नंबर टाइप करने हैं। लेट्स से यूजर ने बोला कि मुझे 10 नंबर टाइप कर, 10 नंबर मैं इनपुट में दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे उसमें से नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरोस बताने हैं, कितने नेगेटिव नंबर यूजर ने एंटर किए, कितने पॉजिटिव किए, कितने जीरोस किए। ओके, हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, पहले तो यूजर से पूछेंगे कि भाई तुम कितने नंबर एंटर करना चाहते हो, पहले तो ये बताओ। और जो ये हमारा ए वेरिएबल है, आप ऊपर भी लिख सकते हो, प्रिंटफ बाद में भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंट डी एंड ए, अब यूजर ने बताया कि उसको कितने नंबर एंटर करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यूजर से हमें नंबर इनपुट में लेने हैं, ठीक है। ये तो अभी सिर्फ इतना लिया है कि कितने नंबर एंटर करने हैं। लेट्स से यूजर ने बोला कि मुझे भाई मैं 50 नंबर एंटर करूंगा, तो आपको 50 बार यूजर से नंबर एंटर करवाना है, ठीक है। फोर, और फिर उसके बाद हम मैसेज करेंगे, एक मैसेज डाल देते हैं जस्ट स्टार्ट एंटरिंग द नंबर, या एंटर, या इनफैक्ट आई विल राइट एंटर परसेंट डी नंबर्स। ओके, इतने नंबर डालिए अब आप ए, इतने नंबर आप एंटर करवाइए। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ए प्लस प्लस आई। अब आपको इसका लॉजिक समझ आ रहा होगा, आई होप। जितने नंबर यूजर ने बोला है ये लूप उतनी बार चलेगा। 0 से स्टार्ट होके लेस देन का सिंबल है, अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट करती तो लेस देन इज इक्वल टू डाल दे। बट एज आई ऑलवेज से, काउंटिंग जो हमारे प्रोग्रामिंग में होते हैं वो 0 से स्टार्ट होती है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू इनिशियलाइज विद 0 एंड यूज द लेस देन साइन इंस्टेड ऑफ लेस देन इज इक्वल्स टू। ओके, फिर प्लस प्लस आई इंक्रीमेंट करने के लिए। अब हम अब हमें बस लूप की बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर हम बोलेंगे कि ओके यूजर, आप को यूजर नंबर एंटर करेगा, परसेंट डी, एक यूजर से एक वेरिएबल इंट वैर, ठीक है। ये एक टेम्पररी वेरिएबल मैंने रख लिया, जिसमें हम यूजर जो भी एंटर करेगा वो इसके अंदर चली जाएगी वैल्यू, है ना। देखिए जो ये स्कैन एफ है, इसको ध्यान से देखिए, इसको फोर लूप में क्यों रखा है, क्योंकि अगर इसको बाहर रखते तो वो एक ही बार चलता, हमें यूजर से 50 नंबर एंटर करवाने हैं, तो मैं उतनी स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकती थी, राइट। और उतनी लिखूंगी भी कैसे, अगर मान लीजिए यूजर ने बोला कि मुझे 10 नंबर एंटर करने हैं, तो आपको तो पता नहीं है ना कि कितनी स्कैन एफ लिखनी है, आपके पास 10 नंबर यूजर से एंटर करवाने का तरीका फोर लूप ही था। तो जो ये वाला स्कैन एफ है, ये फोर लूप के अंदर ही आ सकता है। ओके, अब यूजर ने वेरिएबल एक नंबर एंटर कर दिया, मान लीजिए यूजर ने 0 एंटर किया, या -5 एंटर किया, या +5, कुछ भी नंबर एंटर किया। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, इफ where इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो मतलब वो पॉजिटिव नंबर है ना। तो अब हमें उसको काउंट करना है कि कितने पॉजिटिव हैं। तो इंट पॉजिटिव नंबर,
जीरो, आई विल टेल यू इसका लॉजिक क्या है। नेगेटिव नंबर मान लीजिए जीरो है, ठीक है, जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। इसका देखिए क्या मतलब है, हमने इनिशियली मान लिया कि सारे जो नंबर्स हैं सबका काउंट जीरो है, पॉजिटिव नंबर्स का काउंट भी जीरो है, नेगेटिव का भी काउंट जीरो है, जीरो का भी काउंट जीरो है। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर जो वेरिएबल है वो जीरो से बड़ा है तो मतलब पॉजिटिव नंबर को प्लस प्लस कर दो। इसका क्या मतलब है कि यूजर ने एक पॉजिटिव नंबर एंटर किया है। अदरवाइज क्या करो, एल्स इफ जो वेरिएबल है वो जीरो से छोटा है तो क्या करो, नेगेटिव नंबर को इंक्रीमेंट कर दो। अदरवाइज क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि अगर दोनों में से किसी के अंदर नहीं गया मतलब वो खुद ही जीरो ही होगा, है ना, या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा या फिर जीरो होगा, तो एल्स जीरो प्लस प्लस। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हो गई, इफ एल्स इफ एंड एल्स। ओके, तो अब हमारे पास है कि ओके, पॉजिटिव नंबर्स का भी काउंट है, नेगेटिव नंबर्स का भी काउंट है, जीरोस का भी काउंट है। तो बस अब हमें इस लूप से बाहर उसको प्रिंट करना है, प्रिंट एफ काउंट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल्स टू परसेंट डी बैक स्लैश एन। पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं, पॉज, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, काउंट ऑफ नेगेटिव नंबर्स कितने हैं हमारे पास, नेग, काउंट ऑफ जीरोस, जीरो कितने एंटर किए यूजर ने, जीरो, है ना। तो आइए इसको चला के देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, मैं 5 एंटर करके देखती हूँ, सिर्फ 5 नंबर एंटर करने हैं। अब यूजर से पूछ रहे हैं कि ओके चलिए 5 नंबर एंटर करिए। मैंने पहले एंटर किया 3, फिर मैंने एंटर किया -1, फिर मैंने एंटर किया 0, फिर मैंने एंटर किया 0, फिर मैंने एंटर किया 0। अब मैंने 5 नंबर एंटर कर दिए। अब इसको फटाफट प्रिंट करना चाहिए। सी, ये बोल रहा है पॉजिटिव नंबर थे आपके 1, नेगेटिव नंबर है आपका, नेगेटिव नंबर भी एक है आपका, और 3 जीरो एंटर किया आपने। और अब ऐसा करते हैं, थोड़ा एक बार और ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से सिर्फ आई राइट ओनली 3 एंड एंटर 3 नंबर्स, 3 नंबर एंटर करिए। मैं तीनों नेगेटिव डाल के दिखाती हूँ, -9, -28, -90, तीनों नेगेटिव हैं। तो देखिए पॉजिटिव नंबर ये बोल रहा है 0 है, नेगेटिव नंबर आपके 3 हैं, जीरो तो आपने कोई डाली ही नहीं है। तो जस्ट एक प्रोग्रामिंग एडवाइस कि जब भी कोडिंग करें तो आपको बस सबसे पहले आपको डायरेक्टली कोडिंग में नहीं उतरना है, पहले उसका लॉजिक लिखिए। ठीक है, उसमें क्या कैसे लिखना है, वो उसमें कौन सी स्टेटमेंट फिट बैठ रही है, क्या वो लूप से होगा या वो इफ एल्स से होगा, वो अच्छे से सोचिए, फिर कोडिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने वो आपने वो पता कर लिया कि क्या लगना है आपके कोड के अंदर, उसके बाद तो बहुत इजी है कोडिंग करना। पहले लॉजिक पता होना चाहिए, नेक्स्ट थिंग इज कि अ, कौन सी स्टेटमेंट यूज करनी है, और प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स पता होने चाहिए कि ये अचीव करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट बेहतर रहेगी। एंड वन मोर थिंग, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 के अंदर ही पा सकता है क्या, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है। यस, देखिए एक बात याद रखिए, 4 भी एक स्टेटमेंट है, इफ भी जस्ट एक स्टेटमेंट है। जब हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी का क्या मतलब होता है कि जस्ट वैलिड स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बॉडी का देखिए, अगर मैं आपको स्लाइड्स में दिखा के जाके दिखाऊं, तो हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लूप। ये बॉडी का मतलब क्या होता है, बॉडी का मतलब होता है कितनी भी स्टेटमेंट्स लिखो आप इसके अंदर, स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, वैलिड स्टेटमेंट होनी चाहिए। और इफ भी एक स्टेटमेंट है, इनफैक्ट फोर खुद भी एक स्टेटमेंट है, मतलब फोर लूप के अंदर भी फोर आ सकता है। वाइल भी एक स्टेटमेंट है, मतलब फोर लूप के अंदर भी वाइल आ सकता है, वाइल के अंदर भी फोर आ सकता है, किसी के अंदर कुछ भी आ सकता है। इफ लूप की बॉडी के अंदर फोर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो जो भी ये बॉडी है, बॉडी का मतलब है कि इट हैज टू बी अ वैलिड स्टेटमेंट, वैलिड सी स्टेटमेंट, वैलिड सी स्टेटमेंट। अब जितनी भी सी स्टेटमेंट्स है कुछ भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फोर भी एक स्टेटमेंट है, इफ भी एक स्टेटमेंट है, वाइल भी एक स्टेटमेंट है, डू वाइल भी एक स्टेटमेंट है, एवरीथिंग इज अ स्टेटमेंट। जिसको हमने स्टेटमेंट बोल दिया मतलब वो
आपकी बॉडी के अंदर आ सकती है, फॉर लूप की बॉडी के अंदर आ सकती है, वाइल लूप की बॉडी के अंदर आ सकती है, इफ की बॉडी के अंदर, एल्स की बॉडी के अंदर, कहीं पे कुछ भी आ सकता है। ओके, सारे कॉम्बिनेशन जितने भी आप सोच सकते हैं सब कुछ पॉसिबल है। और इसका जो गिटहब लिंक है मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लूप्स के अराउंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टफ करेंगे, तो स्टे ट्यून टिल दैट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, थैंक यू।